मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं वीडियो के इस सत्र में और मूल विषय पर आता हूं। लेकिन जरा ठहरिए, देखिए दो बैल खड़े हैं। इन दोनों बैलों की कहानी यह है कि ये खेतों में जुताई में इन्होंने अपनी प्रवीणता को अपने मालिक किसान के सामने साबित कर दिया है। लेकिन आज किसान की कुछ ऐसी इच्छा हो रही है कि इन्हें बैलगाड़ी में जोत करके और इन्हें हम आवागमन की सुविधा के लिए भी इनका उपयोग करें। और इस नाते वह एक मूर्खता करना चाहता है, एक भूल करना चाहता है, और वह भूल कर बैठता है कि उन्हें बैलगाड़ी में जोतता है और बैलगाड़ी को उसकी महत्तम क्षमता तक बोझ से लाद देता है। लेकिन वे बैल आगे नहीं बढ़ पाते हैं और तब जाकर के उसकी जो इच्छा है वो पूर्ति नहीं हो पाने के परिणाम स्वरूप खींच में बदलने लगता है, वह गुस्से में आने लगता है और अंत में वह क्रोधित हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति हमारी है मित्रों। हम 7 वर्ष के बालक से बहुत अधिक कार्य करवाना चाहते हैं और जब वह हमारे सामने ठीक हमारे इच्छा करते ही वह कार्य नहीं कर पा रहा है तो हमारी इच्छा की पूर्ति ना होने के उपरांत जो खींच है वह गुस्से से अब क्रोध में बदलने लगा है। और इस नाते हम एकदम तत्काल ही मोदी सरकार को प्रमाण पत्र देना शुरू कर देते हैं कि जिन अपेक्षाओं के लिए मोदी सरकार को हमने चुना उन अपेक्षाओं पर मोदी सरकार खड़ी नहीं उतर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक हमको तो हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए था, हम हिंदू राष्ट्र नहीं हो पाए। मित्रों, हिंदू राष्ट्र तो हम हैं ही और कल को हम शासकीय रूप से भी होंगे, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र होना 2 समानांतर रेखाओं में से एक रेखा है और शासकीय अनुशंसा के उपरांत जब दूसरी रेखा जुट जाएगी तब हमारा हिंदू राष्ट्र होना सांस्कृतिक और शासकीय दोनों तरीके से परिपूर्ण हो जाएगा। और इस नाते जो सांस्कृतिक वाहन है उसका इन 2 समानांतर रेखाओं पर गति से प्रधावमान होना अत्यंत संभव हो जाएगा। इस नाते मेरी भी वही अपेक्षा है और कहीं ना कहीं मेरे मन की अपेक्षा ने भी इस बात की शीघ्रता की थी। लेकिन जब मैं इस बात को समझने लगा कि एक 7 वर्ष के बालक से उन 2 बैलों से जो खेतों में तो अच्छी जुताई करते हैं, उन्हें अचानक हम जब बैलगाड़ी में जोत देते हैं तो उन्हें उसके महत्तम क्षमता तक लदे हुए सामान को खींचने की अपेक्षा वो भी एक बार नहीं कर ले, तो ये कहीं ना कहीं हमारी तरफ या ये हमारी दृष्टि से ये अच्छा नहीं है और ये कुछ हद तक उचित नहीं है, ये अनुचित होगा। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि 7 वर्षीय बालक से फिर क्या अपेक्षा करनी है। 7 वर्षीय बालक से अपेक्षा ये करनी है कि वह धीरे धीरे अनुभव को लेता हुआ और जिन कार्यों की अपेक्षा हम करते हैं, अब आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री और जो केंद्र सरकारें होती हैं उनसे हमारी अपेक्षाएं क्या हैं। अब तक जो हम अपेक्षाएं करते रहे हैं वस्तुतः वे अपेक्षाएं पूरी तरह से संकीर्ण और कहीं ना कहीं से बड़ी क्षुद्र प्रतीत होती हैं। हमें सरकारों से अपेक्षा होती है कि सड़कें बनाएं। अरे सड़कें बनाना सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है, वो तो उनका सहज कार्य है, वो उनको करना ही करना है और वो करते हैं। जो नहीं करता है वो तो प्रथम दृष्टि से बेईमान है। अब देखिए, मैं बेईमान शब्द का उर्दू शब्द जिसका कनोटेशन बड़ा ही डिफरेंट होता है करना नहीं चाहता, लेकिन हम कर रहे हैं इसलिए कि चलिए वो अनैष्ठिक आदमी है, उसके अंदर निष्ठा नहीं है, शासन के प्रति निष्ठा नहीं है। अब आप कहेंगे कि अस्पतालों को खोलना, स्कूलों को खोलना, लोगों को नौकरियां देना, इन आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाना, विधि और व्यवस्था को कायम करना, श्रम कानूनों को बनाना, किसानों के लिए कृषि नीति बनाना, कृषि कानून बनाना और ना जाने कितने 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 ऐसे कार्य हैं जो शासन से हमारी अपेक्षाएं हैं और इन्हीं दृष्टि से हम शासन को देखते रहे हैं। ये हमारी सहज दृष्टि तो हो सकती है, लेकिन कालांतर में हमारी ये संकीर्ण दृष्टि हो गई है, क्योंकि शासन के ये प्रथम कर्तव्य नहीं है, ये बस है। जैसे आप सुबह उठ करके ब्रश कर लेते हैं तो ब्रश करने को कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं माननी चाहिए, बस ब्रश कर लिया। सुबह उठ करके हम शौच चले जाते हैं, कॉल ऑफ द नेचर को अटेंड कर लेते हैं, तो ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो है। उसके बाद हम करते क्या है वो हमारी उपलब्धि है। सरकारें सड़क बनाती हैं और बनी हैं, सरकारें परिवहन व्यवस्था संभालती हैं, परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ है। सरकारें लोगों को रोजगार मुहैया कराती है, उसके लिए रास्ते खोलती है, उसके लिए अवसर प्रदान करती है, उसके लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करती है, वो कर रही है।
इसमें क्या उपलब्धि है? उपलब्धियां कहां शुरू होती है ये देखना होगा। सरकारें वहां बैठ करके, अगर कोई भी सरकार आज सड़क बनाए तो क्या कोई अपोजिशन का आदमी उसका विरोध करेगा? नए नए अस्पताल खोले तो क्या कोई उसका विरोध करेगा? नए नए विद्यालय, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान खोले तो क्या कोई उसका विरोध करेगा? किसानों को सुविधाएं प्रदान करे तो क्या कोई उसका विरोध करेगा? अगर लोगों के अंदर रोजगार, उन्हें किसी न किसी तरह से उनके आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करे तो क्या कोई उसका विरोध करेगा? हालांकि अपवाद स्वरूप हमारे देश में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने और विशेष करके प्रधानमंत्री ने जब रोजगार परक चीजों की व्याख्या करने के क्रम में यह कह दिया कि एक छोटा से छोटा आदमी अगर पकौड़े की दुकान भी खोल लेता है, तो बहुत ही तीव्र आलोचना करके विपक्ष ने इसका मजाक बना दिया, इसे हास्यास्पद बनाने की एक जो नैरेटिव खड़ी कर दी। हालांकि ऐसी बात नहीं है, केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है और बाकी चीजें रोजगार है ही नहीं। ये अपने आप में ना सिर्फ एक खतरनाक नैरेटिव है बल्कि एक देशद्रोही नैरेटिव है। तो ये काम तो होते हैं, हो रहे हैं, और आज तो बड़ी अनुकूल है। देखिए, आप चले जाइए किसी भी राज्य में, किसी भी दूर देहात के, कुछ अपवादों को छोड़ दें, सड़कें बहुत अच्छी हैं, जगह जगह पर पानी बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसान भी खुशहाल है, काम भी ढंग से हो रहा है। तो फिर हम केंद्र सरकार से अपेक्षा क्या करते हैं? अपेक्षा क्या करते हैं, इसी बात से तो हमें यह कहना पड़ रहा है कि 7 वर्ष के बालक से हम बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये सब नॉर्मल काम है, वो हो रहा है, वो बड़ी अच्छे ढंग से हो रहा है, वित्तीय व्यवस्था भी ढंग से संभलेगी और संभलती रहती है। लेकिन हम इन कामों को तो 7 वर्ष के बालक की योग्य समझते हैं। 7 वर्ष का बालक पहाड़ भी खड़ा कर सकता है। लेकिन जिन कार्यों की ओर हम जाना चाहते हैं, जिस पर हम दृष्टिपात करना चाहते हैं, और जिन कार्यों के होने की हमारी अपेक्षा है, उसमें हम थोड़ी जल्दीबाजी मचाना चाहते हैं, वो है सांस्कृतिक कार्य। और उन सांस्कृतिक कार्यों में सबसे बृहद कार्य है कि संवैधानिक रूप से हम हिंदू राष्ट्र बन जाए। ये तो हमारी पराकाष्ठा है। ऐसे तो हम सांस्कृतिक रूप से हैं, लेकिन सांस्कृतिक और संवैधानिक दोनों रूपों से जिस दिन हम हिंदू राष्ट्र हो जाएंगे, उस दिन किसी भी केंद्र सरकार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और इसी उपलब्धि की ओर जाने के लिए आज का यह 7 वर्ष का बालक एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, एक भूमिका तैयार कर रहा है। तो इसे, उस भूमिका को हमें तैयार करने देना चाहिए मित्रों। लेकिन आप कहेंगे कि 7 वर्ष क्या यूं ही बिता दिए? अरे भाई, यूं ही नहीं बिता दिए। जितने काम एक सरकार को सामान्य रूटीन के तहत करना चाहिए, जैसे हम एक व्यक्ति के नाते सुबह उठते हैं, वी अटेंड द कॉल ऑफ नेचर, वी ब्रश आवर टीथ, वी टेक बाथ, वी टेक ब्रेकफास्ट, वी गो टू ऑफिस, वी गो टू स्कूल, वी डू दिस, वी डू दैट, वी डू दिस थिंग्स, वी डू दोस थिंग्स, एंड वी डू सच थिंग्स, एंड वी डोंट डू सच अदर थिंग्स। तो इस तरह की गतिविधियां तो हम करते ही हैं, ये तो कर रही है सरकार। अपेक्षा बड़ी बड़ी है, सांस्कृतिक अपेक्षाओं की बात हो रही है। तो चलिए, सांस्कृतिक अपेक्षाओं को हम करेंगे, लेकिन 7 वर्ष के बालक को थोड़ा और मैच्योर होने देंगे, परिपक्व होने देंगे। लेकिन जरा देखिए तो सही, इस 7 वर्ष के बालक ने कौन कौन से कमाल कर दिए इन 7 वर्षों में। सबसे, यदि आज कोई नरेंद्र मोदी को एक रिपोर्ट कार्ड देना चाहेगा उपलब्धियों की, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, सफलताओं की, विफलताओं की, तो वो अपनी अपनी दृष्टि से एक बिंदुवार एक सूची बनाएगा। मित्रों, मेरी भी सूची मेरे साथ तैयार है। यदि नरेंद्र मोदी सरकार को मैं रिपोर्ट कार्ड या नरेंद्र मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड देनी चाहूं, तो मैं शीर्ष पर रखूंगा अयोध्या जी में श्री राम मंदिर का बनने का मार्ग को प्रशस्त होना और उसकी भूमि पूजन, उस कार्य के निमित्त भूमि पूजन के कार्य को मैं शीर्ष पर रखूंगा। चलिए, इसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे सकते हैं कि ये तो न्यायालय ने प्रशस्त किया। अरे भाई, न्यायालय भी तभी काम करता है जब केंद्र सरकारों की वैसी मंशा होती है। ये तो अगर न्यायालय को काम करना होता तो ये 47, 51, 52, 55, 60 तक आते आते हो जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय तक के सारे साक्ष्य तो हमारे अनुकूल थे, हमारे पक्ष में थे। लेकिन नहीं हुआ, वो सिर्फ हाई कोर्ट इत्यादि में मामलों को लंबित रखा गया। बारंबार चीज़ों को जानबूझ करके पॉलिसी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन
अपनाया गया और इस नाते ये मामला लंबित और लंबित और लंबित होता चला गया। तो इस नाते नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि इन 7 वर्षों की रही कि अयोध्या जी में श्री राम जी का भव्य मंदिर बनेगा, इसका मार्ग प्रशस्त हो गया, भूमि पूजन संपन्न हुआ। अगर हम दूसरे किसी बड़े कार्य की चर्चा करेंगे तो आपको इसके पृष्ठभूमि में भी जाना होगा कि कांग्रेसी सरकार ने, वामपंथियों ने मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए कश्मीर में धारा 370 लगा रखा था और लोगों ने लगभग ऐसा मान लिया और इस तरह का नैरेटिव पूरे देश में तैयार किया गया कि चाहे सरकारें कोई आए कोई जाए, मोदी या मोदी टू दी पावर 10 कोई चलाए, लेकिन धारा 370 को छू नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को अपने पॉलिटिकल एजेंडे में काफी लंबे समय से रखा और यूं कह लें कि जब से इसकी स्थापना हुई तब से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में रखा और किसी पार्टी ने इसकी चर्चा भी नहीं की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दे डिड नॉट इवन ट्राई टू टच आर्टिकल 370 इवन विथ ए बार्ज पोल। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे ना सिर्फ छुआ बल्कि उठा के फेंक दिया। ये दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार की इस 7 वर्षीय बालक की यह रही कि चीन, जिसके नाम से एक बहुत ही जैसे एक नैरेटिव तैयार किया गया था धारा 370 को लेकर के, और इस नैरेटिव को तैयार ही नहीं किया गया था। हम सभी यह मानते थे कि ना जाने वो कौन सा समय होगा जब धारा 370 कभी हट भी पाएगा कि नहीं। वैसे ही हम मानते थे कि चीन से लड़ते तो थे, अंदर अंदर हम अपना क्रोध भी प्रकट करते थे, लेकिन चीन से हम टकरा जाएंगे और चीन हमसे भयभीत होकर के हमारे 10 कदम आगे बढ़ने पर वो 50 कदम पीछे चला जाएगा, ऐसा हम कभी सोच नहीं पाते थे। गलवान के बाद ऐसा हुआ। आज भारत चीन सीमा पर हमारे सैनिक गौरव से पेट्रोल करते हैं और हम भारतीय अब इस स्वाभिमान से भर चुके हैं कि यदि कभी ऐसा अवसर आया कि चीन हमसे प्रत्यक्ष लड़ाई करता है सीमा पर या किसी भी फ्रंट पर, तो हम उसे हरा के रहेंगे। और यह सिर्फ स्वाभिमान नहीं है। चलिए टेलीविजन पर बैठ करके वो सैन्य क्षमता का जो तुलनात्मक विश्लेषण करने वाले लोग तमाम ऐसी बातें करते हैं, लेकिन सबको पता होना चाहिए और हमें पता है कि युद्ध जो है सैन्य क्षमताओं से नहीं, नेतृत्व और भावनाओं से जीती जाती है। इतिहास साक्षी है कि बड़ी बड़ी सेना लेकर के राजा लोग हार जाते थे और छोटी सेना को लेकर के भी कभी कभी आक्रांता हमारे देश के बड़े बड़े सेनाओं को हरा देते थे। तो तकनीक के आ जाने से भावनाएं नहीं बदलती, मानवीय चरित्र नहीं बदलता, सारी चीजें वह तकनीक तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी है, तुम्हारे पास इतना बड़ा गोला है तो हमारे पास भी इतना बड़ा गोला है, तुम्हारे पास इतना बड़ा प्लेन है तो हमारे पास भी इतना बड़ा प्लेन है। हम किसी भी मामले में आज तुमसे छोटे नहीं हैं और यदि नहीं है तो कल हो जाएगा। तो इस नाते अगर देखा जाए तो चीन को मुंहतोड़ जवाब देना, चाहे उसके तमाम वो एप्स वैप्स को बंद कर देना या और तरह से, और सबसे बड़ी बात है कि सीना चौड़ा करके खड़े हो जाना और उसे बैकफुट पर खड़े कर देना। चलिए वो तो शरारतें करता रहेगा, करे ना, जिस दिन तुम्हारी हिम्मत होगी तुम सामने आ जाना, फिर हम तुम्हें देख लेंगे। तो चीन वाली बात तीसरे नंबर पे मैं रखता हूं। चौथे नंबर पे रखता हूं पाकिस्तान को। पाकिस्तान 47 से लेकर के 2021 तक, अभी अभी जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं उस समय भी कुछ ना कुछ खुराफात तो सीमा पर करने की तैयारी भी कर रहा होगा, कर भी रहा होगा, वो बात नहीं आएगा। लेकिन उसे किसी ने मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया था। युद्धों की बात अगर छोड़ दे तो मुंहतोड़ जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। और इसके पहले का वो जो एक क्या नाम है उसका, वो नाम भी बड़ा याद करना बड़ा मुश्किल लगता है, मनमोहन सिंह, वो तो याद ही है, लेकिन वो उसके याद करने के पहले ही वो थोड़ा बोझिलता आ जाती है। तो बोझिल व्यक्ति का नाम लीजिएगा तो बोझिलता आएगी। अब वो अगर कहता भी होगा कि मैडम हाउ टू डू दिस, तो वो पीछे से वो जो इतालवी महिला है वो कहती होगी डोंट मूव, बी स्टैटिक, डोंट स्पीक, बी साइलेंट। और इस तरह से करके इन लोगों ने हमारे स्वाभिमान को हमेशा नीचा दिखाया, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। आप कहेंगे कि ये दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं पकड़ लेते, बाकी लोग क्यों नहीं जाके मार देते। तो अब इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई डिफेंसिव होकर के कहूंगा कि नहीं आप वेट कीजिए एक मास्टर स्ट्रोक की। हाँ, वो मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। इनको आप पकड़ लेंगे अगर, उन्हें जाके वहां मार देंगे। दाऊद को मारना कौन सी बड़ी बात है।
अभी यहां से एक छोड़िए उधर मार दीजिए, खत्म कहानी। लेकिन दाऊद का जो वर्तमान पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्शन है वो कौन बताएगा? दाऊद ही ना बताएगा। तो दाऊद को पकड़िए ना, वो पकड़ा जाएगा। जैसे बाकी जो बैंक से लूट करके माल लेकर भागे लोग धीरे धीरे करके भारत आ रहे, वो भी आएगा समय की। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप इस 7 वर्षीय बालक से अचानक काम करने की अपेक्षा ना करें। 2 बैलों को अचानक से जोत दिया और उनकी महत्तम क्षमता तक सामान लाद दिया और कहे खींचो। तो ये पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक को मैं चौथे नंबर पे रखता हूं। और बाकी के जितने मामले हैं, हालांकि उसमें उसके नीचे आना चाहिए मुसलमानों के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं, विशेष करके ट्रिपल तलाक पे लोगों को लगा। देखिए, इस्लाम पूरी तरह से एक भोगवादी व्यवस्था है। वो एक पॉलिटिकल ऑर्डर है जिसमें जितने भी भौतिक साधन हैं, उन्हीं भौतिक साधनों में उन्होंने महिलाओं को भी सम्मिलित कर रखा है। तो और उन्हें कुछ इस तरह से सम्मिलित कर रखा है, जैसे कहने का मतलब कि घर का कोई फर्नीचर है, पसंद नहीं आ रहा, उसे उठा के फेंक दो। अब तरीका होगा ना, फर्नीचर को आप घर से निकालना भी चाहेंगे, बहुत बड़ा फर्नीचर है, दरवाजा छोटा है, तो उसके नट बोल्ट खोल के बाहर करने होंगे। तो वो जो तरीके हैं ना, उन तरीकों में से एक बड़ा घटिया तरीका था ट्रिपल तलाक, हलाला वलाला एटसेट्रा। तो उसको मोदी सरकार ने उसको जड़ पे प्रहार किया। क्या कर लिया तुम लोगों ने? कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद जितनी भी उपलब्धियां हैं, जिन्हें मैं उपलब्धि की श्रेणी में गणना करने के लिए मैं नहीं लाना चाहता, क्योंकि वे तो एकदम बहुत ही नॉर्मल, जैसे रूटीन वर्क ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में लेता हूं। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो क्लीन इंडिया कैंपेन हो, चाहे वो लेबर लॉज हो, फार्म लॉज हो, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। कुछ लोग कोरोना की उपलब्धियों को भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। कारण है ना, चूंकि हमने गंदे शासन को देखा, हमने कांग्रेस के शासन को देखा है, जहां पर कि आप 5 घंटे तक लंबी कतार में लगने के बाद अगर आपको एक गैस सिलेंडर मिल जाता है, आप 6 घंटे राशन की दुकान पे लगने के बाद आपको 2 से 3 किलो चीनी मिल जाता हो, 5 या 10 किलो गेहूं या चावल मिल जाता हो, तो आप पसीना पोंछते हुए यूं निकलते हो मानो आपने एक बहुत बड़ा जंग फतह करके आप आ गए हो। जिस कांग्रेस ने भारतीयों को इस हद तक क्षुद्र और संकीर्ण और निम्न स्तर तक पहुंचा दिया, वहां हम निसंदेह रूप से छोटी चीजों को बड़ा मान के देखने लगते हैं। इसी नाते हमारी अपेक्षा होती है कि कोरोना में जो केंद्र सरकार की सफल भूमिका रही थी, उसे भी हम उपलब्धियों में शामिल कर लें। कर लीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ, इस नाते तो शामिल करना होगा कि हमारी रूहें कांप जाती यदि आज नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र में ना होती, उसकी जगह अगर मनमोहन टाइप का कोई टट्टू होता, तो निस्संदेह रूप से कोरोना में जो मोर्टेलिटी रेट है, वो जो 1% के इर्द गिर्द हिलता रह गया था, वो निस्संदेह रूप से डबल डिजिट में होता। इसमें कोई संदेह नहीं है मित्रों, क्योंकि इनसे इसी तरह के घटिया प्रदर्शन की अपेक्षा हमें रहती है। तो हम इनकी बात नहीं करें। चलिए, आप कहेंगे केवल उपलब्धियों की बात करना और 7 वर्षीय बालक से बहुत अपेक्षा नहीं करना, तो फिर क्या हम समालोचना भी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम इस बृहत परिवार के सदस्य हैं, तो नरेंद्र मोदी सरकार से हम अपेक्षाएं भी करेंगे। उन्हें हम 7 वर्षीय बालक समझ करके अभी उन्हें हम और आगे जाकर के परिपक्व होकर और बड़े बड़े कार्य करने को कहेंगे, अपेक्षा करेंगे, और वो करेंगे भी। लेकिन हमारी शिकायतें भी रहेंगी, उन्हें भी हम शालीनता से रखेंगे। अब अगर आप बात करें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें तात्कालिक रूप से हमें थोड़ा वो भ्रमित करती हैं। जैसे कश्मीर पे धारा 370 को हटा देना और फिर कश्मीरी नेताओं को, विशेष करके उन लोगों को जिसे हम गुपकार गैंग कहते हैं, ग्रुप नहीं कहते, गैंग कहते हैं। गैंग का मतलब वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग, उन्हें बुला के उनसे वार्ता करना और उसमें कश्मीरी पंडितों को शामिल नहीं करना, हमें थोड़ी देर के लिए थोड़ा खींच दे सकता है। कहीं कहीं मुस्लिम अपीचमेंट के तहत तो माइनॉरिटी, अब देखिए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बना, उसे हटा देना था। ये कौन से माइनॉरिटी है भाई? करोड़ों की संख्या और तुम माइनॉरिटी हो। अगर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है तो उसे हम उनके लिए बना सकते हैं। वो पारसी लोग हैं, कुछ पारसी हैं बस केवल, और ऐसे इक्का दुक्का जो बाहर से कुछ ऐसे धर्मों को ऐसे पंथों या परंपरा को मानने वाले हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। वो एक सांस्कृतिक मंत्रालय का एक छोटा एक उसमें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी लगाकर उसका काम कर सकते हैं। इसके लिए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि और जुड़ जाएगी जिस दिन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को खत्म कर दिया जाएगा, एनल कर दिया जाएगा, जिसे कांग्रेस ने एपीच करने के लिए लाया था। तो ये
ये सभी चीज़ें हमें खींच देती हैं। हमें इस बात पर भी दुख होता है कि जब भारतीय समाज की चेतना गौरक्षा को लेकर के जागृत होती है और उस समय अगर हमारे प्रधानमंत्री कह देते हैं कि ये गुंडे मवाली और इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि इससे मैं एक असफलता, और तब मैं सिर्फ इतना ही बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगा कि एक 7 वर्षीय बालक की समझ को हम बहुत बड़ा नहीं मान सकते, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम कहेंगे कि हो सकता है शुरू का 1-2 वर्ष, ये तो पहले दूसरे वर्ष की ही बात रही थी, दूसरे तीसरे चौथे वर्ष तक की बात रही थी, तो भाई चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट है। अभी छोटा जुम्मा 2-3 साल का बच्चा वो समझ क्या रहा है, उसे समझने दीजिए। अगर वो समझ करके भी कह रहा है तो ये मान लीजिए कि वो थोड़ी देर के लिए देश के अंदर उबल रहे जो देशद्रोहियों के उबाल है उस उबाल पे वो पानी छिड़क रहा है, क्योंकि वो चाय वाला है, जानता है कि चाय में कब पानी छिड़क करके उसके उबाल को ठंडा करना या नीचे की लौ को कब कम कर देना। तो इस नाते हम इस तरह का भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। अब बात आती है गोडसे पे नरेंद्र मोदी के बयान की, जिसमें साध्वी प्रज्ञा जब गोडसे, नाथूराम गोडसे, जिन्हें कायदे से हमें नाथूराम गोडसे जी कहना चाहिए, और इस एक सेपरेट अध्याय है, इस पे हम अभी आएंगे नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि जब गोडसे जैसे महान व्यक्तित्व पर साध्वी प्रज्ञा का बयान आता है और तब नरेंद्र मोदी का कहना कि मैं दिल से इन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, हमें भीतर तक सालता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, लेकिन इस महत्वपूर्ण बात को कहने के साथ साथ मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये फिर से दूंगा, ये ना सिर्फ 7 वर्षीय बालक की समझ की बात है बल्कि इसमें एक पृष्ठभूमि भी है। शिक्षा व्यवस्था पे कुछ काम हो रहे हैं मित्रों, वो एक अलग अध्याय है, उस पर हम अलग तरीके से भी बात कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक फोकस होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर वामपंथियों ने बीते 70-75 वर्षों में के दौरान राज करते हुए इतने विषाक्त चीजों को हमारे पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कर लिया है, ऐसे गंदे गंदे नैरेटिव्स खड़े कर दिए हैं, चाहे वो इतिहास की बात हो, संस्कृति की बात हो, धर्म और पंथों की बात हो, कि हर जगह भारतीय मानस जो है सशंकित रहता है। उसे तो यहां तक लगने लगता है, जब अगर वो नहीं पढ़ा लिखा है तब तक तो वो धरती से जुड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही किसी महाविद्यालय विश्वविद्यालय की डिग्री उसके हाथ में आती है तो डिग्री लेकर के जब उस प्रांगण से निकलता है तो उसे लगता है कि हम तो इस देश के हैं नहीं, अगर हम आर्यों की ही संतान हैं, आर्यों की परंपरा वाले लोग हैं, तो आज कभी हम आए थे, आज इस देश से जा रहे हैं। जैसे वो उस प्रांगण से डिग्री लेकर के निकलता है, वैसे उसी उपाधि के साथ वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर जाता है। ये कितना खतरनाक नैरेटिव है, इसका कोई प्रमाण नहीं, ये चल रहा है। ऐसे ना जाने तमाम कितने ही नैरेटिव्स को विशेष करके इतिहास में विश्वमन कर करके, और बंगाल में तो बजाबता वहां की वामपंथी सरकार ने शुद्धो ऐसे करके एक सर्कुलर के जरिए तमाम गंदे कार्य और घृणित कार्य किए। ऐसे में हम शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़े कार्य की अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए पॉज बटन दबा के आपसे पूछना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 6 वर्षों के लिए थे, उस समय HRD मिनिस्टर थे मुरली मनोहर जोशी जी। मैं उन दिनों दिल्ली में प्रकाशन और पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था, और कई मित्रों के माध्यम से मैं भी इस प्रतीक्षा में था। मुझे किसी ने कहा कि जोशी जी कुछ ऐसे लोगों के, विचारकों के या लेखन से जुड़े हुए पत्रकार इत्यादि लोगों से चाहते हैं इसमें कुछ सहयोग करें। उसमें एक व्यक्ति उसका मौखिक निमंत्रण आमंत्रण यूं ही पड़ा रह गया, उसके बाद वो सरकार बची नहीं रही थी, इसलिए वो काम हो नहीं पाया। कि कुछ कार्य चाहते हैं, उसकी हम सबों को एक भूमिका तैयार करने के लिए कही गई थी, उसमें हम लगे हुए थे, लेकिन फिर वो अवसर नहीं आया, क्योंकि ये जो कार्य शुरू किया था जोशी जी ने, उसे भगवाकरण करके ये जो शियारों की टोली थी वामपंथियों में कांग्रेस सम्मिलित है, तो उन लोगों ने हुआ करके भगवाकरण, सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सैफ्रनाइजेशन ऑफ द नेशन, ओ कहने का मतलब एक तरह से वो कल्चरल फासिज्म, वो तमाम तरह के शब्दों के माध्यम से जो नैरेटिव गढ़ना शुरू किया, और बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से, क्योंकि उनके पास शब्दों की ताकत थी, उनके पास प्रेस पे पूरा कंट्रोल था, पूरा का पूरा प्रेस उसी भाषा में बात करता था। यद्यपि सत्ता में वाजपेयी जी थे, लेकिन बैसाखियों के सहारे खड़े वाजपेयी जी और उन्हीं बैसाखियों के सहारे चलने वाले उनके तमाम मंत्री अपने आप को पूरी तरह से मुखर नहीं कर पा रहे थे,
क्योंकि मुखर करेंगे तो बैसाखी खींच लेगा, और आप बोल तब न पाएंगे जब आप चलते रहेंगे लोगों से मुखातिब। आप जब जमीन पर गिर पड़ेंगे तो आपकी सुनेगा कौन? तो इस नाते नरेंद्र मोदी सरकार ने, यद्यपि वो पूर्ण बहुमत में है, चाहे तो वो हर उस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वह टीस रह गई है कि भाई उस समय जब शिक्षा पे कार्य शुरू किया गया, या शुरू में इसी से शुरू ही किया गया, तब लोगों ने भगवाकरण करके, उस सीआरओ ने हुआ 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 करके जो कार्यक्रम शुरू किया, उसका परिणाम ये निकला कि जो कुछ भी अच्छे कार्य हो रहे थे वो बाधित ही नहीं हो गए, बल्कि उसे उन्होंने फिर उलट दिया। और आज भी तो यहां पर इस 7 वर्षीय बालक को बेनिफिट ऑफ डाउट ये देना होगा कि ठीक है, जब मैं मैच्योर हो जाऊंगा तो इन कामों को भी करूंगा। और इसकी शुरुआत हो रही है मित्रों। इतिहास में कुछ कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। नए लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए तमाम योजनाएं, क्योंकि देखिए तंत्र है ना, ये जितने भी शिक्षा तंत्र ये सरकार के अधीन है, वो वही करेंगे जो वहां से डिक्टेट दिया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि इसमें समस्याएं बहुत अधिक है। हमारी समस्याएं जितनी अधिक है उतनी उससे निपटने के लिए हमारी अपेक्षा बहुत बड़ी हो जाती है कि अचानक एक जस्ट टेक ए मैजिक वांड इन योर हैंड एंड कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस एंड फाइनली यू सी लो एंड बिहोल्ड एवरीथिंग इज फाइन ट्यून्ड। ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा ही होना होता तो वाजपेयी जी ही कर चुके होते उस मैजिक वैंड का इस्तेमाल। ही वुड हैव मूव्ड इट इन ऑल डायरेक्शंस एंड एवरीथिंग वुड हैव बीन इन द राइट प्लेस, फाइन ट्यून्ड। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कार्य धीरे ही होता है। तो मेरा इस वीडियो सत्र से सिर्फ यही अपेक्षा है मेरी लोगों से, या मैं अपने विचार को रख रहा हूं कि हम इस 7 वर्षीय बालक से बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, और यदि अपेक्षा करें भी तो हमें इसे समय देना होगा। देखिए, राजनीति में बड़े आराम से रह पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि सिर्फ विपक्षी हंगामा नहीं करते हैं। आप क्या इस बात को सोच करके आश्वस्त हो रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में है तो नरेंद्र मोदी बड़ा ही निरापद रूप से कार्य कर रहे होंगे? ऐसा नहीं है। यद्यपि वो 7 वर्षीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, वो बड़ा ही श्रूड है। वो सब कुछ को समझ रहे हैं, लेकिन कार्य होना है। कार्य को ना तो विपक्ष रोक पाएगा और ना ही पार्टी के अंदर में ये जो बुलबुले उठते रहते हैं समय समय पर, वो बुलबुले रोक पाएंगे। बुलबुले उठेंगे और स्वयं वो अपनी, जिसे हम कहते हैं ना कि अपनी मौत मर जाते हैं, वो बुलबुले उठेंगे और फूट जाएंगे। काम होगा, लेकिन इस बीच में जिस तरह के नैरेटिव्स खड़े किए जा रहे हैं विपक्षों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा, और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, भारतीय जनता पार्टी के भीतर के कुछ लोग भी उस नैरेटिव को हवा दे रहे हैं। और तमाम तरह की बातें होती हैं कि एक ही चेहरे को देखते देखते लोग ऊब जाते हैं। अच्छा, चावल दाल और रोटी सब्जी खाते खाते यदि हम ऊब जाएं तो क्या हम डेली इज्जा पिज्जा और खिज्जा ही खाएं, नूडल्स ही खाएं और पेट खराब होकर के जिंदगी भर के लिए तमाम वैसे लोगों को आमंत्रित कर ले? आप खा के देख लीजिए। यदि किसी व्यक्ति को आप ऐसा पाते हो जो स्वतंत्र रूप से अपने आप को आपके एक प्रयोग के लिए सुपुर्द करता हो, तो आप उसे खिला करके देख लीजिए। 1 साल लगातार उसे आज पिज्जा दीजिए, कल उसको फिजा दीजिए, ये नूडल्स दीजिए, वो नूडल्स दीजिए, पास्ता दीजिए, आस्ता दीजिए, और उसके बाद उसे किसी तरह का और कोई चीज मत दीजिए, तो देखिए उसका परिणाम क्या निकलता है उसके स्वास्थ्य पे। तो ये बेकार की बातें हैं कि एक ही चेहरे को देखते देखते हम उब जाते। हमें चेहरा नहीं देखना है, उस व्यक्ति के कार्य देखने हैं, और वो कर रहा है। और नरेंद्र मोदी 15 साल 20 साल के शासन के बाद जब उनकी ऐसी अवस्था होगी कि वो अब एक घर के वृद्ध की भूमिका में घर में बैठेंगे, दरवाजे पे बैठेंगे, कार्य करने वाले कार्य करेंगे, उन्हें वो दिशा देंगे, अपने अनुभवों से उन्हें लाभान्वित कर पाएंगे, तो वो समय आने में बहुत समय है। अभी वो 10-15 वर्ष बाकी है। तब तक कम से कम इस 7 वर्षीय बालक को हम अवसर दें, अपनी अपेक्षाओं से इसे ला देना, जिससे कि वो गाड़ी महत्तम बोझ के तहत दबा रह जाए और बैल बेचारे टर टर करते रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर वो अचानक से आज हो भी जाए, अब बात मैं करता हूं दूसरे उदाहरण की। ये जो बैल की बात है ना, ये बैल खींच पाएगा कि नहीं, तो ये बैल का उदाहरण मैंने गलत, ये दोनों के ऊपर लागू होता है। 7 वर्षीय बालक तो बैल है ही, लेकिन हम भी वो बैल है। हमें अगर अचानक से एक ऐसी सौगात मिल जाए, एक ऐसी उपलब्धि मिल जाए, अचानक भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, तो क्या सारे हिंदू इस बात को पचा पाएंगे? नहीं पचा पाएंगे। हम खुद ही नहीं पचा पाएंगे। आज अगर अचानक से शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांति हो जाए, तो क्या हम इसे पचा पाएंगे? क्या आज धारा 370 को सब लोग आसानी से पचा पा रहे हैं?
क्या आज चीन के ऊपर जो हमारी बढ़त हासिल है, क्या उसको हम आसानी से पचा पा रहे हैं? अरे भाई, पचाने के लिए भी पाचक लेना पड़ता है। अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं और पहले ही से भरपेट खाए हुए हैं तो वहां हम क्या खा पाएंगे? 70 वर्षों ने हमें गलत आहार दिया है, तो पहले हम तमाम वैसी क्रियाओं को करके, चाहे वो बमन हो, बस्ती हो, एनीमा हो, एटसेट्रा, वो तमाम तरह के वो आयुर्वेदिक प्रयोग करके अपने शरीर को पहले हम विषाणु मुक्त तो कर ले, फिर तो हम तामसिक भोजन के प्रभाव से निकल करके सात्विक भोजन कर पाएंगे। यहां बात सिर्फ 7 वर्षीय बालक का उतनी उपलब्धियों को हासिल करने का नहीं है, हमारा भी उसके लिए मानस तैयार हो। हम धीरे धीरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है उसे संवैधानिक, उसकी जो संवैधानिकता है उस ओर बढ़ने के लिए हम भी तो तैयार हों। आप किसी अवसर पे जा रहे हैं जहां आप भोजन के लिए निमंत्रित हो और उल्टी करते हुए जा रहे हैं, आपको बारंबार दस्त लग रहा है, तो आप वहां जाकर खाएंगे क्या? हमारी स्थिति तो वही है। तो सांस्कृतिक क्रांति हो जाए और हम उसके लिए प्रस्तुत ना हो, तो हमारा पहले निर्माण तो होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि हम धीरे धीरे करके उसके अनुकूल हो जाएं। तो सेंसिटाइजेशन होना चाहिए हमारा, और उसके पहले अगर कुछ हो गया तो वही बात हो जाएगी। अगर हम अचानक कुछ खा ले और हम पाचन उसे पचा ना पाए तो उल्टी करेंगे। तो उल्टी करने से बचने के लिए हमें इस 7 वर्षीय बालक को समय देना होगा, और उस पूरे समय का सदुपयोग करके जब यह बालक उन उपलब्धियों को हमारे लिए लाएगा तो उस समय पूरा देश उन उपलब्धियों के स्वागत करने के लिए प्रस्तुत होगा। तो तैयारी सरकार की ओर से नहीं करनी, हमारी ओर से करनी है। आज हम प्रस्तुत थे तो श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रस्तुत हो गया। आज हम तैयार थे तो धारा 370 हट गया। आज हम तैयार थे तो चीन को हमने मुंहतोड़ जवाब दे दिया। आज हम तैयार थे तो पाकिस्तान को हमने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से कह दिया कि तुम्हारे घर में घुस करके जब हम लाहौर तक पहुंचे थे और फिर वापस आ गए थे, वो गलती नहीं करेंगे। इस बार लाहौर, रावलपिंडी सब रौंद के आएंगे, क्योंकि उधर बलोच और सिंध और बाकी के प्रांत में भी हमारे लोग हैं। वो सब फिर चाहेंगे कि, वो तो कह रहे हैं आओ भैया हमें भारत में मिला लो, तो वो भी करेंगे, लेकिन हम तैयार होंगे तब। आज हम तैयार थे तो 3 तलाक का मामला सफल हुआ, तो हमारी तैयारी होनी है। सरकार तो आज कह दे, वो आज कह दे कि हम इस देश में किसी भी तरह के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को नहीं रखना चाहते हैं और मुख्तार अब्बास नकवी वहां से हट जाएंगे, वो ठीक है, मिनिस्ट्री उनको दूसरा कार्य दे दिया जाएगा। लेकिन क्या हम इसके लिए प्रस्तुत हैं? नहीं। तो यहां के मानस को तैयार करना होगा। यहां के मानस में ना सिर्फ हिंदू हैं बल्कि ईसाई और मुसलमान भी हैं। उन्हें समझना होगा, उनको उस विषैले नैरेटिव से निकालना होगा जिस नैरेटिव में फंस करके वे इस बात को मान बैठे हैं कि वे भारतीय नहीं हैं, वे इस्लामिस्ट हैं, वे भारतीय नहीं हैं, वे क्रिश्चियंस हैं। उन्हें निकालना होगा, और अगर उनका एक कन्विक्शन बहुत तगड़ा है तो उनको उनके इस कन्विक्शन से निकालने के लिए उन्हें समझाना होगा कि देखो वेस्ट में क्या हो रहा है, देखो बाकी के और कंट्रीज में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडोनेशिया, मलेशिया में क्या हो रहा है, अरेबिक कंट्रीज में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, टर्की में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है। लेबनान में जो बहुत ही प्राचीन है और ऐसा मानते हैं कि वहां पर बहुत सारे भारतीय बहुत हजारों साल पहले जाके बसे थे, उनके मनों में किस तरह से भारत के प्रति भाव उभर रहे हैं, इन सबों का जब वो अध्ययन करेंगे, जब वो अपनी खिड़कियां खोलेंगे, वो जो लेफ्ट का नैरेटिव है ना कि ये राष्ट्रवादी हिंदूवादी लोग अपनी खिड़कियां बंद करके, अरे तुम पहले अपने कपाल खोलो और पूरी दुनिया में घूम करके देखो। दुनिया में घूमने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हवाई जहाज का टिकट, पासपोर्ट और वीजा लेना पड़े। हम यहां से बैठ करके भी दुनिया को समझ सकते हैं और दुनिया के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। तैयारी हमारी होनी है, सरकार को तैयारी नहीं करनी है। जिस दिन मानस तैयार होगा उस दिन वे सारे कार्य होंगे जो हमारी अपेक्षाओं में शामिल है। हम स्वयं ही नहीं चाहते हैं कि शिक्षा में कोई परिवर्तन हो, इसलिए सरकार भी नहीं चाहती है। पहले हमें चाहना होगा और उस नैरेटिव को मजबूत करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा। तो मित्रों, इस 7 वर्षीय बालक से हमें जितनी अपेक्षा है उससे कहीं अधिक इसकी उपलब्धियां हैं। कहीं पर हमारी शिकायतें हैं, उसे भी हमने रखा समालोचना के रूप में। लेकिन इस 7 वर्षीय बालक को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना होगा कि बी अ लिटिल मोर मैच्योर और बी मैच्योर इनफ टू एग्जीक्यूट ऑलमोस्ट ईच ऑफ आवर एस्पिरेशंस फ्रॉम यू।
तो ये बालक कहेगा कि ठीक है, समय आने पे सारे कार्य होंगे, लेकिन उसके पहले हम अगर बार बार खींचातानी करेंगे, झकझोरेंगे और अपनी ऊब को जाहिर करेंगे तो वो हमारे राष्ट्रहित में नहीं होगा। धन्यवाद मित्रों।